भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। मारवाड़ जोधपुर शैली। मारवाड़ की स्थिति। मारवाड़ उत्तर मुगल काल में राजस्थान का एक विस्तृत राज्य, पश्चिम भाग में 24 डिग्री 37 इंच से 27 डिग्री 42 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 5 इंच से 75 डिग्री 22 इंच पूर्वी देशांतर था। यह पूर्व में जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर, दक्षिण पूर्व में उदयपुर, मेवाड़, दक्षिण में सिरोही और पालनपुर, दक्षिण पश्चिम में कच्छ तथा कठियावाड़, पश्चिम में थार का रेगिस्तान और सिंध, उत्तर पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में बीकानेर तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी से घिरा था। मारवाड़ के भौगोलिक पर्यावरण पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन साधन उपलब्ध नहीं हैं, परंतु परवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख है। साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि मारवाड़ किसी समय समुद्राच्छादित प्रदेश था। मरुप्रदेश में उपलब्ध नमक की झीलों व फलों, शंख, सीपी आदि के उपलब्ध रूपों के आधार पर यहाँ टेथिस सागर के अवशेष होने का अनुमान किया जाता है। रामायण में भी उल्लेख है कि इस प्रदेश में पहले समुद्र था, जो राम के आग्नेयास्त्र से शक हो गया। रामायण में यह भी कहा गया है कि इस प्रदेश में आभीर जाति निवास करती थी। मारवाड़ मरुस्थल, मरुभूमि, मरुप्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में जो बालुकामय है, उसे मारवाड़ कहा जाता है। राठौड़ वंश के राजपूतों के अधिकार में राजस्थान का जितना राज्य है, आजकल उतनी भूमि को मारवाड़ कहा जाता है। संभावना है कि आरंभ में ही यह प्रदेश शुष्क नहीं रहा, वरन धीरे धीरे यहाँ रेगिस्तान का विस्तार हुआ। रेगिस्तान के विस्तार से यहाँ की नदियाँ लुप्त हो गईं। मरुभूमि में जीवनयापन के साधनों की दुष्प्रियता ने स्थानीय निवासियों को अधिक परिश्रमी एवं साहसी बनाया। कठोर जीवन के अभ्यास ने ही इस भूमि के निवासियों को शूरवीर एवं योद्धा बना दिया। प्रकृतिगत प्रभाव ने परवर्ती इतिहास को भी अपने अनुकूल बना दिया। 16वीं शताब्दी में भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का मारवाड़ में जन्म हुआ था। वे मालदेव की समकालीन थीं और वे अपनी सुंदर भक्ति रचनाओं के कारण आज भी प्रख्यात हैं। राजपूताने में जोधपुर राज्य अपना अलग अलग वैशिष्ट्य रखता था। क्षेत्र विस्तार एवं प्राचीनता की दृष्टि से राजपूताना के राज्यों में यह सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण राज्य था। सिसोदिया, चौहानों एवं भाटियों के बाद रणबांका राठौड़ों की भी गणना इसके अंतर्गत होती है। प्रारंभ से ही जोधपुर नगर राठौड़ों की राजधानी रहने के कारण कला एवं संस्कृति का केंद्र भी रहा है। जोधपुर राज्य तथा यहाँ के विभिन्न ठिकानों में विकसित होने वाली चित्रकला मारवाड़ या जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबार शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, घाणेराव एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रारंभिक चित्र मेवाड़ की भांति ही मरु प्रदेश स्थित मारवाड़ में भी चित्रकला में अजंता शैली की परंपरा का निर्वाह किया है। यह विकास एवं परिवर्तन मेवाड़ तथा मारवाड़ में एक ही समय में हुआ है। जोधपुर चित्र शैली का पूर्व रूप मंडोर के पाषाण अर्धचित्रों में दृष्टिगत होता है। इस चित्र परंपरा की प्राचीनता के संदर्भ में लामा तारानाथ के उल्लेख भी महत्वपूर्ण हैं।
तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरुप्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। यह मारु देश के राजा शील के राज्याश्रय में था। इससे यह सिद्ध होता है कि मारवाड़ में चित्रकला अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित थी। लामा तारानाथ ने लिखा है कि इसके द्वारा स्थापित शैली के शास्त्रीय आधार अजंता से भिन्न थे तथा अंग प्रत्यंगों के लावण्यपूर्ण मोड़ तथा आँख, नाक, कान आदि नुकीले रूपों का विशेष रूप से नवीनीकरण हुआ। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन ओद्य नियुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी में मिलते हैं। इसी कारण आगे अपभ्रंश शैली के चित्रों का विकास भी मारवाड़ में देखा जा सकता है, जिनमें ज्ञातसूत्र 1130 ईस्वी पंचाशिखा प्रकरण कृति, पाली 1150 ईस्वी दव्याश्रय महाकाव्य, जालौर 1255 ईस्वी पांडव चरित्र 1418 ईस्वी कल्पसूत्र, भीनमाल 1506 ईस्वी कल्पसूत्र, नागौर 1551 ईस्वी आदि प्रमुख रहे हैं। इसके पश्चात जिन प्रारंभिक चित्रों से मारवाड़ की स्पष्ट छवि उजागर हुई, उनमें भागवत 1610 ईस्वी, पाली रागमाला 1623 ईस्वी, ढोलामारू 1630 ईस्वी, उपदेशमालावृत्ति 1634 ईस्वी एवं रसिक प्रिया बिलाड़ा 1653 ईस्वी प्रमुख रहे। इनमें मूलत स्थानीय लोक शैली चित्रों में निम्न विशेषताएं होती हैं। रंग योजना अपभ्रंश शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता से भिन्न है। संयोजन में भी विविधता दिखलाई देती हैं। ये चित्र मारवाड़ में मुख्यतः पाली व उसके आस पास के क्षेत्रों की स्थानीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोधपुर शैली में लगभग सन 1000 से 1500 ईस्वी तक की चित्रित अनेक जैन पोथियां प्राप्त होती हैं। कल्पसूत्र तथा अन्य ग्रंथों का चित्रण पोथिया रहा है। कला संरक्षण मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव 1532 से 1568 ईस्वी को है। मालदेव से पूर्व मारवाड़ की चित्रशैली पर मेवाड़ का पूर्ण प्रभाव था। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण हमें चौखे का महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं, जो बड़ौदा म्यूजियम बड़ौदा में सुरक्षित हैं। मालदेव के पश्चात राजा सूरसिंह 1568 से 1618 ईस्वी के समय के अनेक चित्र उपलब्ध हैं। सूरसिंह कला प्रेमी शासक था। इसके राज्यकाल के कलापूर्ण सचित्र ग्रंथों में ढोलामारू, रसिक प्रिया तथा भागवत का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन चित्रों में भड़कीले रंग और वस्त्राभूषणों में अभिजात्य एवं विलासिता के दर्शन होते हैं। 17वीं शताब्दी में शासकों की कलाप्रियता एवं विद्वता के कारण जोधपुर शैली का विकास एक विशिष्ट आयाम प्राप्त करता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा गजसिंह, महाराजा जसवंत सिंह से प्रारंभ हुई साहित्य, संगीत एवं चित्रकला की त्रिवेणी 19वीं शताब्दी में महाराजा तख्त सिंह के समय तक निरंतर प्रवाहित होती रही। राजा सूरसिंह के पश्चात महाराजा गजसिंह 1618 से 1632 ईस्वी के राज्यकाल में जोधपुर शैली विकास की ओर उन्मुख होती है। महाराजा गजसिंह के सहृदय, साहित्यिक एवं प्रगतिशील स्वभाव के कारण वे अनेक कवियों के आश्रयदाता थे। इनके समय में चित्रित ढोलामारू तथा भागवत के चित्र इस तथ्य को इंगित करते हैं। हेम कवि ने डिंगल भाषा के ग्रंथ गुणभाषा चित्र की रचना की। केशवदास गार्डन भी डिंगल भाषा का कवि था। इसने प्रसिद्ध ग्रंथ गुणरूपक की रचना सन 1624 ईस्वी में की, जिसमें गजसिंह के राज्य वैभव, तीर्थयात्रा और युद्धों का वर्णन है। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी कला एवं साहित्य के संरक्षक थे। जसवंत सिंह स्वयं एक कवि थे। उन्होंने कई रचनाएं रचीं, एक नई परंपरा स्थापित की,
जो बाद तक प्रचलित रही। मारवाड़ में प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ एवं प्रेमाख्यान लिखे गए। ग्रंथों को चित्रित भी किया गया, जो बड़ी संख्या में मिलते हैं। सभी राजाओं ने अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर धर्मग्रंथ लिखवाए। प्रहलाद चरित्र, भागवत, रामायण, कृष्णलीला लिखी गई। इसके समय में संगीत एवं कृष्ण भक्ति का अपूर्व विकास हुआ। कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर अनेक चित्रों का निर्माण हुआ और मारवाड़ की एक स्वतंत्र चित्रण परंपरा उभर आई। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय महाराजा अजीत सिंह 1707 से 24 ईस्वी के राज्य से होता है। इसके पश्चात यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से कायम रही। अजीत सिंह जी के शासन काल के चित्र संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र हैं। इनके विषय श्रृंगार रस के प्रसिद्ध काव्य रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि के हैं, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत हुआ है। राज्य संग्रहालय के संकलन में कुछ चित्र महाराजा अजीत सिंह के हैं। एक चित्र में राजा अजीत सिंह आसन पर बैठे फूल सूंघ रहे हैं। यह एल्बम का 20वां पृष्ठ है, जबकि 19वें पृष्ठ पर उनकी प्रशंसा में कवित्त लिखा है। दूसरे चित्र में महाराजा अजीत सिंह को घोड़े पर सवार दिखाया है, जो उनके यौवन काल का है। चित्र के पीछे नाम लिखा है। महाराजा अभय सिंह 1744 से 49 ईस्वी महाराजा अजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अपने शासन काल में कला की परंपरा को अपने पूर्वजों की तरह समान रूप से प्रोत्साहित किया। महाराजा अभय सिंह संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा साहित्य के पोषक थे। इन्होंने राधा कृष्ण तथा ढोलामारू विषयक चित्रों का निर्माण कराया। आपके राज्यकाल में अन्य मारवाड़ क्षेत्रीय ठिकानों में भी चित्रण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ठिकानों के आधार पर कुछ परिवर्तन इन स्थानीय उपशैलियों में भी दिखाई देने लगे, जैसे नागौर। घाणेराव बख्त सिंह 1724 से 52 ईस्वी के समय क्रमशः जोधपुर व नागौर में अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ। राज्य संग्रहालय में बख्त सिंह का भी शबीह है। चौड़े माथे पर तिलक, मूछें लंबी व कलमें जोधपुर शैली की हैं। कमर में ढाल व तलवार की म्यान लगी है। एक हाथ में तलवार एवं एक हाथ में आभूषण है। राजा आभूषणों से अलंकृत है। हाथ में कड़े, बाजूबंद, हार, कान में बुंदे, पगड़ी पर पेटी एवं अंगुलियों में अंगूठियां हैं। के राम सिंह जी 1749 से 51 ईस्वी ने अपने अल्पशासन काल में चित्रण को अपनी रुचि अनुसार विशेष प्रोत्साहन दिया। राजसी वैभव एवं महाराजाओं के गौरव से प्रभावित हो चित्रकारों ने इन्हें चित्रों में विशेष महत्व दिया। इसी दौरान लंबी तुर्रेदार पगड़ियों का पहनावा, जिससे चित्रों में विशेष आकर्षण बढ़ा। विजय सिंह 1753 से 1793 ईस्वी के समय में भक्ति और श्रृंगार रस के चित्रों का निर्माण हुआ। इस समय चित्रों में मुगल प्रभाव समाप्त हो जाता है और जोधपुर शैली में रंग, रेखा, लय सब राजस्थानी शैली का स्वरूप व्यक्त करते हैं। चित्रों का यही विकास भीमसिंह के समय तक क्रमशः चलता रहा। विजय सिंह के लंबे काल तक मूलतः वैष्णव संप्रदाय के प्रति आस्थावान रहने से राधा कृष्ण एवं वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बहुतायत से मिलते हैं। पूर्ववर्ती मुगल संयोजनों पर आधारित होते हुए भी चित्रकार उनमें स्थानीय नवीनता का समावेश पहले से अधिक करने लगते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य जोधपुर के महाराजा विजय सिंह व बीकानेर के महाराजा गजसिंह की मित्रता से मारवाड़ व बीकानेरी कलाकारों के संगम से चित्रों में विशेष नवीनीकरण हुआ। चित्रकारों ने मथेन, जैन घरानों में ग्रंथ चित्रित किए, जो लोक कथाओं पर आधारित एवं लोक शैली में निर्मित थे। महाराजा भीमसिंह 1793-1803 ईस्वी के राज्यकाल में मुख्यतः व्यक्ति चित्र, दरबार एवं जुलूस से संबंधित चित्र अधिक बने। इस दौरान मुखाकृति चित्रण करने में परिवर्तन दिखाई देता है।
लंबी नासिका, बड़ी बड़ी आंखें, आकृति भारी भरकम जिस पर गोल मांसल युक्त चेहरा, दोहरी ठुड्डी बाहर की तरफ निकली हुई जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं। 1800 ईस्वी में निर्मित चित्र 45 फीट दशहरा दरबार जोधपुर शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मानसिंह 1803 से 43 ईस्वी के शासनकाल में मारवाड़ शैली का अंतिम महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होता है, जो कालांतर में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। महाराजा मानसिंह स्वयं महान कला प्रेमी थे। इन्होंने ही कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में बड़ी मदद की थी। वे स्वयं विद्याव्यसनी एवं उच्चकोटि के कवि थे और कलाकारों एवं विद्वानों का स्वयं आदर करते थे। मानसिंह ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। नाथ संप्रदाय में आस्था होने के कारण मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गईं तथा नाथों से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। सेवक दौलत राम ने जलंधर नाथ जी के गुण और परिचय प्रकाश, अभयचंद्र ने नाथ चंद्रिका एवं तारकनाथ ने पोधियों की महिमा की रचना की। शिवशक्ति से संबंधित ग्रंथों की भी रचना हुई। इनके निर्देशन में अनेक कलाकारों ने इन्हीं की मौलिक कार्यशैली का चित्रण परंपरा में निर्वाह किया और अनेक कार्यशालाएं स्थापित कीं। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, रामसिंह भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। इनके समय में चित्रित रसराज के 63 चित्र नाथ संप्रदाय के किसी मठ से ही प्राप्त हुए हैं। मानसिंह के गुरु व्यास जी देवनाथ थे, जिनके मठों में चित्रकला परिपोषित और सुरक्षित हुई। इस संप्रदाय से संबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त रांगा रोजीलो, बिहारी सतसई की टीका, रागसार, कृष्ण विलास, राय विलास, संयोग, श्रृंगार का दोहा इत्यादि की रचना की। इनके अतिरिक्त नायक नायिका लक्षणों पर भी मुक्तक रचनाएं बनी। ढोलामारूक, शिव पुराण, नाथचरित्र, दुर्गाचरित्र, पंचतंत्र, रागमाला और कामसूत्र पर विस्तृत रूप में चित्रण हुआ है। इसके साथ ही मानसिंह के अंतःपुर के अनेक चित्र बने, जिनमें अंतःपुर की महिलाओं के साथ स्नान करते, तैरते एवं झूलते हुए मानसिंह को चित्रित किया है। इनके समय में मारवाड़ चित्र परंपरा में एक नवीन परिपक्वता तथा विषय में विविधता आई। इस समय के चित्र इस शैली के चरमोत्कृष्ट स्वरूप का उद्घाटन है। उसके बाद तख्त सिंह, उम्मेद सिंह और अंत में महाराजा हनुवंत सिंह के समय सन 1949 ईस्वी में मारवाड़ राजस्थान प्रदेश का अंग बना। महाराजा तख्त सिंह 1843 से 1873 ईस्वी के समय में चित्रण की गतिविधियों में एकाएक तेजी आई, लेकिन शीघ्र ही इन चित्रों में ह्रास के लक्षण दृष्टिगत होने लगे। इनके समय में भी कृष्ण चरित्र का ही चित्रण हुआ। नारी चित्रण का भी उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। होली के चित्रों में महिलाओं के साथ, श्रृंगारपूर्ण चित्रों में नायक के स्थान पर स्वयं महाराजा तख्त सिंह को चित्रों में बनाया जाने लगा। मारवाड़ शैली के श्रृंगार विषयक अनेक चित्र चित्रित हुए हैं, जो विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। संग्रहालय के चित्रों में चित्रकार शिवदास द्वारा बनाया गया तिथियुक्त चित्र है। सन 1816 ईस्वी में बने इस चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। आभूषणों से युक्त कमर में जमदाढ़ लगाए मोढ़े पर महिला बैठी है। इसकी आंखों का अंकन किशनगढ़ शैली जैसा है। मारवाड़ शैली के प्रमुख विषयों में लोक कथाओं का अंकन भी किशनगढ़ शैली जैसा है। महाराजा मानसिंह एवं तख्त सिंह के काल में अंतःपुर के विलास के श्रृंगारपूर्ण चित्रण का बाहुल्य रहा है। इन चित्रों में सर्वत्र महाराजा तथा महारानी ने ही नायक नायिका का स्थान लिया है। अंतःपुर में संगीत का आनंद लेते, महिलाओं के साथ फाग खेलते तथा जल क्रीड़ा करते हुए, महारानी एवं अन्य महिला परिचारिकाओं के साथ झूला झूलते हुए तथा बारहमासों में महाराजा महारानी की संयोगकालिक क्रीड़ाएं, ऋतुओं का आनंद, व्यवस्थाओं का चित्रण, एकांत में वर्षा के उपरांत भ्रमण करते हुए, महाराजा चौपड़ खेलते हुए, पोलो खेलते हुए,
महारानी के हाथों मद्यपान करते हुए चित्रण किया गया है। अंतःपुर के हर कोने में झांककर श्रृंगार के विभिन्न रूपों का सजीव उद्घाटन चित्रकार ने किया है। मारवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। विषय। मारवाड़ शैली के विषय मूल रूप में जयपुर, मेवाड़ तथा बूंदी शैली से भिन्न हैं। राधा कृष्ण विषय का अन्य शैलियों की अपेक्षा यहाँ बहुत कम चित्रण हुआ है और जो प्रिया तथा मतिराम का रसराज है। राग रागनिया बारहमासा पर भी विशद रूप से चित्र बने हैं। उनका आधार जयदेव का श्रृंगारिक काव्य गीत गोविंद केशव की रसिक चित्रण हुआ है। इन सबके अतिरिक्त मारवाड़ी साहित्य में सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला साहित्य प्रेमाख्यान है। इसके अंतर्गत लोक कथाएं भी आती हैं। इनमें से कई की सचित्र प्रतियां भी तैयार की गईं, जिनमें ढोला मारूरा दूहा, मधुमालती, फूलमतीरी हसामुलीरी वार्ता, बछराज चौपाई, चंद्रकुंवर की बात, किशनजीरी बेली, हंसराज बच्छराज चौपाई, बेलिक्रसन रुक्मिणी रो, मृगावती रास, नरबद सुपियार देरी बात, वीरमदे सोनीग्रारी बात, पन्ना वीरमदेरी बात, चंदन मलय गिरी आदि। वीरों के शबीह भी समुचित मात्रा में मिलते हैं, जिनमें अमरसिंह राठौड़, जुझारजी, डूंगरवासजी, पाबूजी, हड़बूजी, डूंगजी इत्यादि मुमलदे, निहालदे, माधवानल, कामकंदला, जलाल बबूना, डाल पकड़कर झूलती हुई स्त्री, कबूतर उड़ाती स्त्रियां, दरबारी दृश्य आदि अन्य चित्र हैं। चित्रकार। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों के नामों में वीरजी 1623 ईस्वी, नारायणदा 1700 ईस्वी, भाटी अमरदास 1750 ईस्वी, छज्जू भाटी, किशनदास 1800 ईस्वी, शिवदास भाटी देवदास, जीतमल 1825 ईस्वी, काला रामू 1831 ईस्वी आदि मिलते हैं। मानवाकृतियां। स्त्री आकृतियां भावपूर्ण रूप में दर्शित हैं। उनके अंग प्रत्यंग का गठीलापन विशेष रूप से आकृष्ट करता है। स्त्रियों के आभूषणों में मोतियों का बाहुल्य है। टीका, बाली, बेसर, लूंग, नथ, माला, लोकेट, भुजबंध, टेवटा, आड़, पैरों में जूर, बंडे तथा पायल पहने चित्रित किया गया है। साथ ही मखमली तथा सुनहरी जूतियां भी पहने दिखाई गई हैं। स्त्रियों के वस्त्रों में कहीं कहीं स्त्रियों को सिर पर टोपी पहने चित्रित किया है, तो कहीं पर उन्हें लुगड़ी की जगह दुपट्टा ओढ़े चित्रित किया है। मुगल प्रभाव लिए चित्रों में स्त्रियों को चूड़ीदार पायजामा और ऊपर से पतला सफेद जामा पहने बताया है। राजस्थानी वेशभूषा में लहंगा, ओढ़नी, बसेड़ा, कांचली पहने चित्रित किया है, जो लाल, नीले, पीले एवं केसरिया कसूमल रंगों में है। हाथों में मेहंदी रचा रखी है। माथे पर बिंदी, सिर के काले घने लंबे बाल नितंबों तक लहराते दर्शाए हैं। निकली हुई नासिका, अरुणाभ बड़ी बड़ी आंखें, चढ़ी हुई घनी दाढ़ी, कान तक खिंची हुई इस शैली में पुरुषाकृतियों के मुखमंडल शौर्य छटा से ओत प्रोत है। उनकी आगे बड़ी बड़ी मूछें एवं शिखराकार अलंकृत पगड़ियां विशेष दर्शनीय हैं। पुरुष को गठीले बदन में अंकित किया गया है। पुरुषाकृतियों को मुगल वेशभूषा में चित्रित किया गया है, जो मुगल प्रभाव को व्यक्त करता है। राजसी वैभव युक्त वस्त्राभूषण का विशेष अंकन हुआ है, जिसमें तुरा, कलगी, सरपेच, जुब्दा, बाली, मोती की मालाएं, कटार, ढाल, तलवार हैं। भाव। इस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों के नायक नायिकाओं के भाव भंगिमाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। बारहमासा चित्रण तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिका के मनोभावों का सफल उद्घाटन करते हैं। अंतःपुर के चित्र तो समस्त दृश्य को साकार करते प्रतीत होते हैं। रंग। मेवाड़ शैली का विशेष प्रभाव होने के कारण चित्रों में रंगों की प्राथमिकता, पवित्रता और चमक जोधपुर शैली की निजी विशेषता हो गई। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है, जो स्थानीय विशेषता है। चित्रों के हाशिए में भी पीले रंग का प्रयोग किया गया है। प्रकृति। मारवाड़ के चित्रों में मरुप्रदेश का भी स्पष्ट प्रभाव लक्षित है।
मरु के टीले, छोटे छोटे झाड़ एवं पौधे, विद्युत रेखाओं को सर्पाकार रूप में एवं मेघों को गहरे काले रंग में गोलाकार दिखाया गया है। आम्र वृक्षों का चित्रण अधिक हुआ। पशु पक्षी, पशुओं में ऊंट, घोड़ा, हिरण तथा श्वान को अधिक चित्रित किया गया है, जो स्थानीय स्वरूप को दर्शाते हैं। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया है। बीकानेर शैली, स्थिति तथा स्थापना। राजस्थानी चित्रकला की एक प्रभावशाली शैली का जन्म बीकानेर में हुआ, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। मारवाड़ राव जोधा के छठे पुत्र बीका द्वारा मारवाड़ के उत्तर में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से अभिहित क्षेत्र को जीतकर सन 1488 ईस्वी में अपने नाम से बीकानेर नगर बसाया गया, जो 27 डिग्री 12 इंच और 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 12 इंच व 75 डिग्री 41 इंच पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वितीय पुत्र बीकाजी द्वारा सन 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति बीकानेर में भी स्थानीय विशेषताओं से युक्त मौलिक चित्र शैली का विकास हुआ। मारवाड़ का ही एक अंग होने तथा जोधपुर के वंशज होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ शैली की ही परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। बीकानेर राज्य अनेक बाह्य प्रभावों के उपरांत भी कलात्मक दाय की दृष्टि से अपना मौलिक स्थान रखता है। अन्य राज शैलियों की भांति बीकानेर की चित्रकला का भी 16वीं सदी के अंत में प्रादुर्भाव माना जाता है। उद्भव, बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को दिया जाता है। कहा जाता है कि इस जाति के पूर्वज तत्कालीन जैसलमेर स्थित लुद्रवाप्टन के रहने वाले भाटी राजपूत थे। रेगिस्तान में आए अकाल के कारण उन्हें मुल्तान की ओर पलायन करना पड़ा। वहां बहाउक नामक संत के संपर्क में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया तथा खूबसूरत बारीक कला के सहारे आपने जीवनयापन करना शुरू किया। निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण उन्हें उस्ताद कहकर संबोधित किया जाने लगा। बाद में इनके संबोधन में द हटा दिया गया तथा कालांतर में उस्ता के रूप में जातिगत स्वरूप धारण कर लिया। उस्ता अपने काम में माहिर तो थे ही, इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की महक जब मुगल राजदरबार तक पहुंची तो बादशाह अकबर के राजदरबार में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिला। कला संरक्षण, बीकानेर नरेश रायसिंह 1574 से 1612 ईस्वी अकबर एवं जहांगीर के समकालीन व विश्वासपात्र थे। आपने मुगलों की ओर से कई लड़ाइयां लड़ी। उनका मुगल दरबार से काफी नजदीकी संबंध था। यही नहीं, आपने अपनी पुत्री की शादी शहजादा सलीम से करके मुगल दरबार से संबंध और सुदृढ़ किए। मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर वे उनमें से कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। राजा रायसिंह को यद्यपि कला संग्रह का बड़ा शौक था, पर इस काल की एकमात्र सचित्र पांडुलिपि अपभ्रंश शैली में कालिदास कृत स्टीक मेघदूत की मिलती है। यह पांडुलिपि राजपूत चित्रकला के उद्गम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सचित्र प्रति से ज्ञात होता है कि बीकानेर शैली अभी अपनी आरंभिक अवस्था में थी। रायसिंह के बाद उसका पुत्र दलपत सिंह अल्प समय के लिए राजा बना। सन 1613 ईस्वी में रायसिंह का दूसरा पुत्र सूरजसिंह 1613 से 1631 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के विद्रोहियों को कुचल डाला। सूरजसिंह के पुत्र करण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी की औरंगजेब से नहीं बनी। कहा जाता है कि बीकानेर नरेश राजा करण सिंह को एक दिन स्वप्न में भगवान लक्ष्मी नारायण के दिव्य दर्शन हुए।
इसी स्वरूप की प्रेरणा से उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और अलीरना के मुस्लिम होने के बावजूद उन्हें इस मंदिर को कलात्मक स्वरूप देने के लिए चुना गया। हामिद रुकनुद्दीन ने भी बीकानेर राजदरबार में रहकर आचार्य केशवदास की रसिक प्रिया पर आधारित बीकानेर शैली के श्रेष्ठ चित्र बनाए। मुल्तान में उस्तों के ईरानी कलाकारों के संपर्क में आने पर उपरोक्त दोनों कलाकारों की कलाकृतियां भी प्रभावित हुईं। करण सिंह के बाद उसके पुत्र अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी को बादशाह ने महाराजा की उपाधि दी। इनके काल में रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण से संबंधित जो चित्र तैयार हुए उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। महाराजा अनूप सिंह के बाद राजा गज सिंह 1745 से 1787 ईस्वी के समय बीकानेर राजदरबार में मुख्य चित्रकार शाह मुहम्मद थे, जो कि लाहौर से यहाँ आए। इस समय रागमाला, शिकार के दृश्य तथा राज परिवार के लोगों के चित्र काफी तादाद में बनाए गए। स्त्री बच्चे से खेलते हुए नामक चित्र बीकानेर शैली की विशेषताओं को आत्मसात करता हुआ उत्कृष्ट चित्र है। चित्र 46। जर्मन कलाविद हरमन गोइच ने बीकानेर की लघु चित्र शैली के उद्भव के संबंध में अपनी पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में लिखा है कि बीकानेर शैली का आरंभ अनेकानेक रेखाचित्रों एवं आकृतियों में देखा जा सकता है, जो जीर्ण शीर्ण कागजों पर उपलब्ध है। इनमें सबसे प्राचीन रेखांकन राव कल्याणमल के समय का है। राजा सूरत सिंह 1746 से 1828 ईस्वी ने शीश महल का निर्माण करवाया एवं अनूप महल को फिर से सजाया। महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851 ईस्वी के समय बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण कला की विशेष उन्नति हुई। महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल सन 1872 से 1887 ईस्वी प्रभाव कम होता चला गया और यूरोपीय प्रभाव की ओर यहाँ की चित्रकला का झुकाव बढ़ गया। बीकानेर चित्र परंपरा प्रायः 17वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। यहाँ की अच्छी कलाकृतियों को हरमन गोइच ने प्रकाशित किया। बीकानेर शैली के चित्रों के प्रमुख विषय हैं राजा, महाराजाओं, राजकुमारियों, राजकुमारों के व्यक्ति चित्र, शबीह, दरबार एवं आखेट के दृश्य जो यथार्थ अंकन के आधार पर बनाए गए हैं। राग रागिनियों के चित्रांकन की प्रतिलिपियां, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, नायिका श्रृंगार, पुष्पक्रीड़ा, फुलझड़ियां लिए स्त्रियां, शालभंजिका, नारी शिक्का आदि। गीत गोविंद एवं अन्य श्रृंगारिक आख्यानों को भी बीकानेर के चित्रकारों ने अपनी कूची के माध्यम से रंगों में बांधा है। भागवत कथा संबंधी कतिपय चित्र भी, जो नगर के एक प्रमुख संग्राहक के संग्रह में उपलब्ध हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से बीकानेर शैली के सुंदर चित्रों में हैं। कलाकार महाराजा रायसिंह, महाराजा करण सिंह तथा महाराजा अनूप सिंह आदि के राज्यकाल में जिन चित्रकारों ने बीकानेर की लघु चित्रकला को समृद्ध बनाने में योगदान दिया, उसमें से कतिपय नाम इस प्रकार हैं। रुकनुद्दीन, उनका पुत्र साहिबुद्दीन, रहीम खां, नाथू, मुराद, कायम, लुफा, शाह मुहम्मद, रामलाल, ईसा, मोहम्मद इब्राहू, अलीरजा, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, नूरुद्दीन, अहमद उमरानी, कासिम उमारानी, अब्दुल्ला एवं हसन, उस्ता, अली रजा आदि। पूर्वोक्त कलाकारों ने ऐसी शैली में कार्य किया जो कुछ मुगल विशेषताओं से होने पर भी अपने विशिष्ट लक्षणों से परिपूर्ण थी। प्रमुख चित्र बीकानेर शैली में चित्रित रागमाला का पूरा सेट था, जो कि पेंटर पद्धति के आधार पर निर्मित हुआ। राजा दलपत सिंह का भी एक ऐतिहासिक चित्र मिलता है, जिसमें बीकानेर के जूनागढ़ के जनाने महल की ड्योढ़ी का स्पष्ट अंकन है। यह चित्र कोलकाता के अजित घोष के निजी संग्रह में सुरक्षित है। बीकानेर शैली के प्रवर्तक राजा अनूप सिंह का चित्र राज्य संग्रहालय के संकलन में है। इसमें अनूप सिंह के हाथ में काफी लंबी तलवार, जो कि बीकानेर शैली की एक विशिष्टता है, गले में 4 मालाएं एवं कानों में कुंडल है। जूते स्लीपर जैसे दिखाए गए हैं।
इसी प्रकार उनके पुत्र सुजान सिंह का एक चित्र है जो सन 1739 ईस्वी के आसपास का है। यह एक रेखाचित्र है जो अधूरा है। इसमें रंग नहीं भरे गए हैं। एक अन्य चित्र राग रागिनी का है जिसके ऊपर देवनागरी एवं नीचे फारसी में लेख मिलता है। एक जानवर बंद हाथी का चित्र भी संकलन में है। इसमें कई जानवरों को संजोकर हाथी का चित्र बनाया गया है। यह परंपरा राजस्थानी शैली में प्रायः मिलती है। बारहमासा चित्रमाला का एक चित्र इस संग्रहालय में विद्यमान है। भादो मास के चित्र में राजा रानी बैठे हुए हैं। ऊपर तड़ितयुक्त बादल है। हाथी व शेरों का अंकन है। चित्र पर केशव कवि द्वारा रचित कवित्त एवं दोहे के अंत में पड़ा नंबर सिद्ध करता है कि यह वर्षभर के 12 महीनों की एक चित्रमाला रही होगी। इस प्रकार बीकानेर की लघु चित्रकला में जहां एक ओर मुगल शैली से सामंजस्य है, वहां दूसरी ओर पश्चिमी भारतीय चित्रकला तथा राजपूत शैली की विशेषताओं का भी उसमें अंतर्लय है। यह शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध रेखांकन, सुकुमार्य रंग योजना एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शैली के चित्रों की विशेषताएं। बीकानेर school is a hybrid of the Mughal and Deccan styles in the former stages, and within the course of time it imbibed the Jaipur and Jodhpur influences. मुगल कला से प्रभावित होने के कारण बीकानेर शैली में निम्न विशेषताएं रही हैं। पुरुष तथा नारी आकृतियां। बीकानेर के आरंभिक चित्रों में एक हरी, तनवंगी, मृग नयनों सी आंखों वाली नारियों के चित्र बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में चित्रकारिता की इस शैली पर रसिककालीन प्रभाव पड़ा। इस समय नारी की कमनीयता तथा लोच पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। महाराजा गजसिंह के काल में भी महिला आकृतियों के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया। वह था पहले से ज्यादा गोल तथा नाक एवं नयन और तीखे दर्शाना, यानी नाक कुछ लंबी व ललाट गोल तथा ठुड्डी और नाक के बीच सलवटें भी बनाई जाने लगीं। इससे चेहरा अधिक दिव्यमान व तना हुआ दिखाई देने लगा। पुरुष मुखाकृतियों में चौड़ा माथा, लंबी जुल्फें, उग्र ढाढ़ी मूछें जो कहीं कहीं लंबी दिखाई गई हैं, वीर भाव को प्रदर्शित करती है। पुरुष ऊंची शिखरकार पगड़ियां बांधे हुए, जामे पहने तथा लंबे और तीखे खड्ग हाथ में लिए हुए दिखाए गए हैं। आकृतियों की रेखाएं कोमल हैं एवं मुख मुद्राओं के अंकन में मुगल प्रभाव परिलक्षित होता है। वेशभूषा। बीकानेर शैली में मानवाकृतियों की वेशभूषा प्राय जोधपुर शैली के चित्रों की भांति दिखाई देती है। यहाँ घंटाकृति जामे का फैशन कम प्रतीत होता है। पगड़ियां अधिक ऊंची, मुगल शैली के समान हैं। रंग। बीकानेर शैली में कोमल रंग योजना होने से चित्र सूफियानापन लिए हैं। लाल, नीले, हरे रंग की रंगतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही पृष्ठभूमि या आधार रंग के रूप में भूरे, गेरुई, फिरोजी या पीत हरित रंग का भी उपयोग किया है। आकाश के नीचे जमीन को हरे व भूरे रंग की रंगतों द्वारा स्वाभाविक रूप से दर्शाया है। अधिकांशतः पीला और गुलाबी तथा किनारों पर पीला और लाल रंग बीकानेर शैली के चित्रों की एक सामान्य पहचान है। पशु पक्षी। चित्रों में भेड़, सिंह, हाथी, हिरण, ऊंट, बकरी, सारस, तोता, मयूर तथा कुर्ज का समावेश किया है, किंतु ऊंट व घोड़ों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। आकाश। इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। मेघमालाओं का आकार गोल, श्वेत और नीलाभ रंगों से युक्त होता है जो चीनी रंग योजना के नजदीक है। नीले आकाश में खंड रूप से बिखरे हुए मेघों की झालरें खूब शोभायमान और दृष्टि को बरबस बांधने वाली बन पड़ी हैं। आकाश में नीली, सुनहरी, लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का भी प्रयोग है। बरसते बादलों में से सारस, मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। भवन। यहाँ भवनों व गुंबदों को विशेषता से चित्रित किया गया है।
प्रकृति। बीकानेर के चित्रों में मटमेले टीलों पर दिखने वाली हरियाली का चित्रण करने के लिए भूरे एवं गहरे रंग के मिश्रित प्रभाव से पृष्ठभूमि बनाई है, जो वास्तव में वर्षा ऋतु के बाद के दृश्य का ही रूप है। गोलाकार खेतों, रेगिस्तान के टीलों के इर्द गिर्द उगने वाली छोटी छोटी पौध का प्रदर्शन मिलता है। कहीं कहीं फूलों की वल्लरियां प्रमुखता चित्रित हैं। से इस प्रकार बीकानेर शैली अपने सूक्ष्म आलेखन एवं मंद रंगाभास के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्रशैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। अजमेर के पास अवस्थित भूतपूर्व छोटी सी रियासत किशनगढ़ के राज दरबार में पोषित किशनगढ़ चित्रशैली के नाम से प्रख्यात है, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय विद्वान एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली को है। स्वर्गीय एरिक डिकिंसन अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बाद में राजकीय कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। सन 1943 ईस्वी में वे जब मेयो कॉलेज अजमेर में शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने किशनगढ़ राजघराने की चित्रकला के खजाने को देखा। कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा से सनी भक्त कवि नागरीदास की रसिकता एवं मधुरता से संपन्न और बनी ठनी के अनिंद्य रूप सौंदर्य की प्रेरणा से पल्लवित संसार प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्रशैली राजस्थान के एकीकरण से पूर्व स्थापित किशनगढ़ रियासत की देन है। स्वतंत्र अस्तित्व की कामना ही स्थापना का उद्देश्य था। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्रों में से 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में इसकी नींव डाली। अन्य भाइयों से छोटा होने के कारण उसने यह समझ लिया था कि राज्य का उत्तराधिकारी होने की कोई संभावना नहीं है। वह वीर एवं महत्वाकांक्षी था, अतः उसने सैठोलॉव नामक स्थान जीतकर सन 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया। स्थिति। किशनगढ़ राजस्थान के मध्य में 25 डिग्री 49 इंच और 26 डिग्री 59 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 40 इंच व 75 डिग्री 11 इंच पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मुगल सम्राट जहांगीर ने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया तथा महाराजा की उपाधि दी। उसके राज्य कलात्मक कार्यों को स्वस्थ संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें आगे चलकर अपनी मौलिकता एवं प्रभावशीलता के कारण किशनगढ़ शैली को एक स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित किया। इस वीर पराक्रमी राजा का अंत 40 वर्ष की अवस्था में सन 1615 ईस्वी में तब हुआ, जब वह अजमेर में मारवाड़ के राजा एवं अपने भाई सूरसिंह के दीवान गोविंद सिंह के कैंप में था। तब उनका कत्ल कर दिया गया। कला संरक्षण। किशन सिंह के पश्चात सहसमल 1615 से 18 ईस्वी, जगमल 1618 से 29 ईस्वी तथा हरिसिंह 1629 से 43 ईस्वी क्रमशः किशनगढ़ के उत्तराधिकारी हुए। ये तीनों भाई थे। इनके समय के कुछ चित्र उपलब्ध हैं। हरिसिंह के पश्चात किशनगढ़ चित्रशैली के उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूपसिंह, मानसिंह, राजसिंह तथा इनके पुत्र महाराजा सावंत सिंह का विशेष योगदान था। इन शासकों की वैयक्तिक अभिलाषाएं, साहित्य प्रेम तथा कृष्ण की अनन्य भक्ति के परिणामस्वरूप किशनगढ़ जैसे छोटे राज्य ने कला के क्षेत्र में एक नवीन मापदंड स्थापित किया। इसीलिए चित्रशैलियों में यहाँ के से चित्रों ने अपना अग्रणी स्थान बना लिया। महाराजा रूपसिंह 1643 से 1658 ईस्वी का योगदान इस शैली के विकास की आधारशिला है। सामयिक कठिनाइयों के कारण राजा रूपसिंह ने किशनगढ़ से लगभग 10 मील दूर रूपनगर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। ये स्वयं विद्याव्यसनी एवं कृष्ण भक्त थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उन्होंने कृष्ण साक्षात्कार की अपनी मनोकामना पूर्ण की। इन्होंने आश्रित चित्रकारों से कृष्ण व राधा की प्रेम लीलाओं के अनेक चित्रों का निर्माण करवाया।
कृष्ण भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक रूप सिंह ने कृष्ण के बाल, किशोर एवं युवा सभी रूपों की प्रेम लीलाओं का चित्रण करवाया, क्योंकि इन लीलाओं के श्रवण, कीर्तन एवं दर्शन से ही मुक्ति संभव है, ऐसा उनका विश्वास था। आपने कल्याण राय का मंदिर एवं उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया। राजा रूप सिंह का उत्तराधिकारी राजा मानसिंह 1658 से 1706 ईस्वी स्वयं भी कवि तथा कलामर्मज्ञ था। वैष्णव भक्त होने के कारण चित्रों में भी वैष्णव भक्ति से संबद्ध चित्रों का निर्माण ही इन्होंने अपने राजकाल में करवाया। किशनगढ़ के कपड़ा भंडार में इनके समय में चित्रित कुछ चित्र विद्यमान हैं। इनके पुत्र महाराजा राजसिंह 1706 से 1748 ईस्वी स्वयं धर्मपरायण, परमवीर कवि, काव्य रसिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथ रचे और चित्रण कार्य का अधिकाधिक विकास किया और प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहालचंद को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया। कवि, काव्यमर्मज्ञ एवं चित्रकार महाराजा राजसिंह के स्वभावगत गुणों को उनके पुत्र सावंत सिंह 1699 से 1764 ईस्वी ने विरासत में प्राप्त किया तथा राजसिंह के निर्देशन में ही युवराज सावंत सिंह का प्रशिक्षण हुआ। उन पर अपने पिता की कृष्ण भक्ति के साथ काव्य रचना, चित्रण कार्य आदि का प्रभाव भी अनजाने में ही पड़ गया था। आत्म प्रशिक्षण द्वारा एक अपूर्व व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। जन्म से साहित्य, संगीत एवं चित्रकला से परिपूर्ण कलात्मक वातावरण में बड़े होने के कारण इस दिशा में अभिरुचियां विकसित होनी स्वाभाविक थीं। संस्कृत, फारसी तथा मारवाड़ी भाषाओं के अध्ययन के साथ संगीत महत्वपूर्ण अंग था। इसके साक्षी चित्र किशनगढ़ दरबार के निजी संग्रह में उपलब्ध हैं। पिता की भांति सावंत सिंह, जो नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध थे, वल्लभकुल संप्रदाय में अपने गुरु श्री रणछोड़ जी द्वारा दीक्षित थे। राज्य वैभव के प्रति विरसित तथा कला, संगीत एवं साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण नागरीदास ने शीघ्र ही स्वयं को राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति में लीन कर लिया। इनके कलात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ शैली को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। किशनगढ़ में 18वीं सदी के मध्य बने चित्र एक ही शैली के प्राप्त होते हैं। राधा कृष्ण की प्रेमलीला इन चित्रों का प्रमुख विषय है। किशनगढ़ चित्र शैली की विकास यात्रा। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कलाप्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार सन 1735 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक लगभग 3 दशक की अल्प अवधि में ही किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियां इस तरह खिल उठीं कि असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ। द्वितीय महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी चित्र 47 तथा तृतीय सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहालचंद्र बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। स्वयं कवित्री एवं कला प्रेमिका होने के साथ साथ सावंत सिंह की प्रिया होने में अपनी आराध्य राधा देवी को प्राप्त कर लिया। इसी कारण नायक नायिका एवं राधा कृष्ण के चित्रण में नायिका एवं राधा की भूमिका में बनी उन्हीं को ही चित्रित किया गया और रास लीला में नायक एवं कृष्ण सावंत सिंह का ही शैलीबद्ध आदर्श रूप था। 17वीं शताब्दी में इस चित्र शैली की नारी व पुरुषाकृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जो राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों तथा पूर्ववर्ती किशनगढ़ शैली से पर्याप्त भिन्न थी। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहालचंद्र को है। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। निहालचंद्र द्वारा चित्रित नागरीदास का काव्य चित्रण 1735 से 1757 ईस्वी के बीच का है। नागरीदास के वृंदावन के उपरांत भी चित्रकार निहालचंद्र का चित्रांकन कार्य पूर्ववत चलता रहा। निहालचंद्र के पितामह सूरध्वज मूलराज दिल्ली से आकर राजा मानसिंह
1658 से 1706 ईस्वी के दीवान नियुक्त हुए थे। दीवान सूरध्वज मूलराज के वंशजों ने किशनगढ़ शैली के विकास एवं उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया, जिसमें सीताराम और बदन सिंह कलाकारों का नाम भी उल्लेखनीय है। अमरू और सूरजमल का चित्रण सावंत सिंह के समय का है। सावंत सिंह के भाई बहादुर सिंह के समय में नानकराम नामक चित्रकार 1771 ईस्वी चित्रण कार्य करता था। राजा बिड़त सिंह 1782 से 1788 ईस्वी के समय में नानकराम के वंशज रामनाथ तथा जोशी सवाईराम का चित्रण कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजा कल्याण सिंह के राजकाल 1798 से 1838 ईस्वी में लाडलीदास नामक चित्रकार ने चित्रकला के विकास में विशेष योगदान दिया। कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्रण हुआ। किशनगढ़ शैली का अलौकिक स्वरूप अब क्रमशः विलीन होने लगा। 19वीं शताब्दी में महाराजा पृथ्वी सिंह 1840 से 1880 ईस्वी के समय कलाकार निहाल चंद्र की परंपरा में कार्य कर रहे थे, किंतु चित्रों में पतनोन्मुख स्पष्ट लक्षित होता दिखाई देता है, क्योंकि पहले जैसी संवेदना, निखार और मन को छू लेने वाले सौंदर्य में कमी आ गई थी। साहित्यिक पृष्ठभूमि पर आधारित किशनगढ़ शैली के चित्र दर्शक को कविता और कला दोनों का रसास्वादन कराने में पूर्ण सक्षम हैं। किशनगढ़ की साहित्यिक रचनाओं ने यहाँ की चित्रकला को पूर्णतया प्रभावित किया है। बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण यहाँ के राजा स्वयं कवि एवं चित्रकार थे। राधा माधव युगल स्वरूप की आराधना हेतु काव्य सृजन तथा इसी पर आधारित चित्रों की रचना किशनगढ़ शैली के प्रमुख अंग हैं। सुदीर्घ कलेवर और भव्य अभिव्यक्ति के बावजूद किशनगढ़ लघुचित्र शैली में बनी कृतियां संख्या में अधिक नहीं हैं, फिर भी यह एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चित्रशैली के रूप में सर्वत्र मानी जाती है। किशनगढ़ महाराजा के निजी संग्रह, दिल्ली संग्रहालय, भारत कला भवन, वाराणसी आदि स्थानों पर इस शैली की कृतियां सुरक्षित हैं। किशनगढ़ शैली के चित्र बड़े आकार भी बने हैं। कुछ आकृतियों का ओज एवं माधुर्य, रेखाओं की संपन्नता, रंगों का जादू और दृश्यों के सबल आधार देने वाली किशनगढ़ की लघुचित्र शैली जहां प्रबुद्ध दर्शक को लोक से अलौकिक जगत तक ले जाने में समर्थ है, वहां वह उसे यह सोचने पर बाध्य करती है कि वास्तव में चित्रकृतियां सत्य के निकट हैं अथवा सत्य उसके निकट है। इस दृष्टि से किशनगढ़ शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न भी कहा गया है। पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय का कथन है कि सौंदर्य शास्त्रीय गुणों से संपन्न किशनगढ़ शैली को समझने के लिए भावनात्मक प्रबोध और संवेगात्मक आवेग की आवश्यकता है, न कि मात्र बौद्धिक चेतना की। वस्तुतः दो आत्माओं का काम और आध्यात्मिक प्रेम ही है जिसने कि किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जीवनदान दिया है। कला मनीषी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत की तो यह स्पष्ट मान्यता है कि आकर्षण विस्फारित नेत्र, आगे निकली हुई इकरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दी विंसी कृत मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला निहाल चंद और उनके संरक्षक सावंत सिंह की सदा ऋणी रहेगी। युवराज कवि की कल्पना और चित्रकार रचित कृष्ण लीला की ऐसी चित्रपरक सौंदर्य प्रस्तुति इसके पूर्व चित्रकला में अनजानी थी। किशनगढ़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। प्रकृति चित्रण, झीलों, पहाड़ों, वनों, उपवनों का पशु पक्षियों से युक्त किशनगढ़ एवं रूपगढ़ का प्राकृतिक परिवेश भी किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के लिए प्रेरणा एवं अंकन का विषय रहा है। विस्तृत झीलों के सुखद सरोवरों में कमल एवं केली के मध्य क्रीड़ा करते हुए हंस, बत्तख, बगुला, सारस, बकर और जलमुर्गाबी को अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप में चित्रित की गई हैं।
चित्रकार ने प्रकृति को भावुकता से देखा है और अलंकारिकता को अपनाया है। प्रायः घने वृक्षों के निकुंज, खास तौर पर चंपा, चमेली, मोलश्री, आम्र, जामुन, कदली, केला, कदम्ब आदि वृक्षों को चित्रित किया है, जिन पर मोर, तोता व क्रीड़ारत बंदर दर्शाए हैं। वृक्षों पर पक्षियों का अंकन सुंदर है। पानी की लहरों को दर्शाने के लिए चांदी का प्रयोग किया है। इस शैली के लघुचित्रों को मोहक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रकारों ने प्रकृति के अन्य उपादानों यथा कुंजों से झांकती सी श्वेत मुंडेरों, अट्टालिकाओं, फव्वारों, केले के वृक्षों और कमलदलों का भी सहारा लिया है। ये चित्रण किशनगढ़ शैली के विषय को एक अत्यंत सजीव विस्तार देते हुए प्रतीत होते हैं। वर्ण विधान: चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है। हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग शरीर में एवं आकाश में हल्के नीले रंग का प्रयोग आकाश में सुखद और शांतिपूर्ण लगता है। इस प्रकार चित्रों में श्वेत, श्याम, नीले, हरित वर्णों का प्राधान्य रहा है। पीला, प्योड़ी, हरा, जंगाल, नीला, नील, काला, काजल, लाल, गेरू, सिंदूर तथा सिंगरफ एवं सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। विषय: श्याम, श्यामा के रतिभाव का विभिन्न आयामों से दिग्दर्शन ही किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख विषय हैं। राधा माधव की प्रेम लीला, प्रिया प्रियतम का मधुर मिलन तथा भाव चित्रण ही कलाकारों को अभीष्ट रहा है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं से भी प्रेरित होकर गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रुक्मिणी हरण, नागरीदास के पद, दरबारी वैभव आदि का भी चित्रांकन हुआ। किशनगढ़ शैली में उत्सव, नौका विहार, प्रेम और प्रकृति का बाहुल्य हैं, जिन पर कलाकारों ने अपना जादू फेरा है। चित्रकार: किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, नानकराम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोशी, सवाईराम, तुलसीदास, लालडी दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। रेखा: किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाओं में गति तथा प्रवाह है। वे कोमल, बारीक और भावपूर्ण हैं। हस्त मुद्राओं के भाव स्पष्टीकरण में रेखाओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। आकृतियों के चित्रण में सफाई व नाजुकपन है। चित्रों में गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। रात्रि चित्रण: चित्रकारों ने रात्रि दृश्यों को भी अत्यधिक प्रभावपूर्ण बनाया है। गहरी पृष्ठभूमि में दीपकों की झिलमिलाहट पीले रंग के द्वारा उकेरी है और काले मिश्रित नीले रंग में आकाश को बनाया है। हाशिए: किशनगढ़ चित्रों में हाशिए गुलाबी तथा हरे रंगों के खत में बने हैं। नौका विहार: नौकाओं का चित्रण कलाकार ने किशनगढ़ नगर को झील के पर आवासित होने के कारण किया है। नौका विहार के चित्रों में प्राय लाल रंग से छोटी तट एवं कहीं कहीं लंबी लंबी नौकाओं का अंकन किया है। पृष्ठभूमि प्रायः ऊंचे क्षितिज का अंकन, जिससे चित्र में गहराई का आभास होता है। गहरे हरे रंग से घनी तथा दूर तक विस्तृत वनस्पति, चंद्रमा तथा तारागण से शोभित चांदनी रात्रि, आकाश में नीले काले रंग की लंबी क्षैतिज तुलिका, स्पर्श, अग्रभूमि में श्वेत भव्य संगमरमरी प्रासाद जो कहीं कहीं कुंजों से आच्छादित हैं। उनके सम्मुख फव्वारे इत्यादि मधुर योजना प्रस्तुत करते हैं। कागज: चित्र कागज पर लघु एवं विशाल दोनों रूपों में बने हैं। बड़े चित्र 15 इंच चौड़े एवं 19 इंच लंबे हैं। नारी सौंदर्य: किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। किंचित लंबा पतला चेहरा जो कोमलता का भाव प्रदर्शित करते हैं, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी तथा नुकीली नासिका, कमसिन बाला की तरह लज्जा से झुकी हुई, लंबी छरहरे बदन वाली गौर वर्ण खंजनाकृति या कमल नयन, नेत्रों की काली रेखाएं कान की ओर बढ़ती बनाई गई हैं, तिरछी तथा धनुषाकार भी हैं, जो कनपटी पर बहुत ऊंची रहती हैं। अलकों की मेखला से आच्छादित कपोल,
हिंगुली पतले अधर जो ऊपर की ओर चढ़े हुए बनाए गए हैं। लंबी पतली बाहें एवं मेहंदी से रचे हाथ और अंगुलियां, पैरों में महावर, बालों की लट कान के पास झूलती हुई, लंबे केश प्राय खुले हुए एवं नितंबों तक लहराते हुए। निष्कर्षतः किशनगढ़ शैली की नारी में स्थानीय नारी की सौंदर्य छवि है। निःसंदेह राधा बनी ठनी की ही शैलीबद्ध आदर्श रूप है। आभूषण तथा वस्त्र। किशनगढ़ शैली के अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा घेरदार चुन्नटदार लहंगा, छोटी बाहों, बड़े तथा खुले हुए गले वाली ऊंची तथा कसी हुई चोली, आगे पटका तथा पारदर्शी छपी चंदेरी की ओढ़नी है। गले, माथे, हाथों तथा कर में आभूषण पहने, परंतु नाक में बेसरी नाक का आभूषण को पहने दर्शाया है, जो अलग ढंग का है। कहीं कहीं स्त्रियों को साड़ी पहने भी दर्शाया है। उदाहरणार्थ कवि युवराज और बनी ठनी नामक चित्र में बनी ठनी को साड़ी पहने चित्रित किया गया है। पुरुषों को मुगल मोहम्मद शाही झूलते लंबे पारदर्शक जामे या पायजामा पहने दर्शाया है। जामे के साथ कमर में पटका और सिर पर मूंगिया या श्वेत हीरे मोती जड़ित ऊंची पगड़ी, जिसमें झब्बा लटका रहता है, भी बनाई गई है। पुरुषों को धोती पहने भी चित्रित किया गया है, जिसका ऊपरी भाग पारदर्शक बनाया है। आलेखन। पर्दे, फर्श के कालीन तथा कपड़ों पर सुंदर आलेखन बनाए गए हैं। पुरुषाकृतियां। पुरुष आकृतियां प्रभावान मुखमंडल से युक्त, समुन्नत ललाट वाली, पतले पतले अधरों पर मुस्कान लिए फड़कन, उत्तिष्ठ नासिका, कालिमा से युक्त जादुई दीर्घ नेत्र, कंधों तक काले घुंघराले बाल, लंबी आजानू भुजाओं, सुकुमार अंगुलियों, उन्नत कंधों तथा लंबी पतली तनवंगी काया लिए हुए हैं। अजमेर शैली। राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की भांति अजमेर भी चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा तथा उसने आसपास के क्षेत्र को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रभावित किया। अन्य रियासतों के विपरीत राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण यहाँ चित्रण के आयाम बदलते रहे। अजमेर शहर में जहाँ दरबार एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं ग्रामों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। मारवाड़ के वृहद क्षेत्र में विभिन्न चित्रशैलियों की भांति अजमेर शैली का भी महत्वपूर्ण स्थान है, पर कला क्षेत्र में उसकी विस्तृत चर्चा बहुत कम हुई है। कुंवर संग्राम सिंह के निजी संग्रहालय में अजमेर शैली के अनेक प्रमाणित चित्र उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर स्वयं संग्राम सिंह ने इस चित्रशैली पर समय समय पर प्रकाश डाला। भौगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अजमेर की राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थिति रही है। इसी के फलस्वरूप यहाँ कला और संस्कृति का समन्वयात्मक स्वरूप उभर कर आया। कर्नल टॉड ने इसे राजस्थान की कुंजी कहा है। प्राचीनतम हिंदू तीर्थस्थलों में पुष्कर का नाम अग्रणी रहा है, जहां भारतीय संस्कृति ने समृद्धशाली रूप ग्रहण किया। 6ठी शताब्दी में अज्जपाल चौहान ने अजमेर बसाया और इस प्रकार वीर एवं कला प्रेमी चौहान राजाओं का राजस्थान के केंद्र में आधिपत्य रहा। 14वीं शताब्दी से यह प्रदेश दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के आधिपत्य में रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती महान सूफी संत हुए, जिन्होंने अजमेर को सूफियाना रंग में रंगकर धार्मिक समन्वय स्थापित किया। महान मुगलों ने राजस्थान की राजनीति को काबू में रखने के लिए अजमेर को केंद्र बनाया। सन 1559 ईस्वी में महान अकबर ने दरगाह शरीफ में पदार्पण किया और यह क्रम पीढ़ियों तक धर्म एवं राजनीति के बहाने चलता रहा। प्रथम पुत्र की प्राप्ति के बाद सन 1570 ईस्वी में अकबर आगरा से पैदल चलकर उर्स में सम्मिलित होने के लिए अजमेर आए तथा अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया। सन 1613 से 1616 ईस्वी के बीच जहांगीर अधिकतर अजमेर रहा। शाहजहां और औरंगजेब ने भी अपनी गतिविधियों का केंद्र अजमेर को बनाए रखा। इस प्रकार मक्का मदीना के उपरांत दरगाह शरीफ मुस्लिम संस्कृति का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन गया।
मुगलों के पतन के बाद सन 1707 ईस्वी के बाद में अजमेर मारवाड़ के अधीन रहा। लगभग आधी शताब्दी तक मराठाओं ने और 121 वर्ष तक अंग्रेजों ने राजस्थान के हृदय अजमेर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाए रखा। इस प्रकार हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संस्कृति का समन्वयात्मक स्वरूप अजमेर में प्रारंभ से ही देखने को मिलता है। इसका सीधा प्रभाव स्थानीय कलाओं पर ही नहीं, वरन संपूर्ण राजस्थान की कलात्मक गतिविधियों पर भी पड़ा। अजमेर शैली की परंपरा ने किशनगढ़ और रूपनगर की कला को भी प्रभावित किया। कुंवर संग्राम सिंह का मानना था कि अजमेर कलम से ही किशनगढ़ शैली का आविर्भाव हुआ, जिसमें मारवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा अक्षुण्ण रूप से जुड़ी रही। साथ ही अजमेर की सीमा पर लगे हुए टोडाराय सिंह एवं बदनौर, सावर जैसे स्थानों पर भी अजमेर शैली की परंपरा में ही बहुतायत से चित्रण हुआ। अजमेर पर भी जोधपुर के राजाओं का आधिपत्य हो गया। सन 1707 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के समय से अजमेर कलम पर जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ने लगा। इस्तमरारी बंदोबस्त में आसपास के ठिकाने प्रभावशाली हो गए और वहां भी स्वच्छंद रूप से चित्रकला विकसित होने लगी। किशनगढ़, रूपनगढ़, फतेहगढ़ आदि स्थानों के प्रारंभिक चित्रों में अजमेर शैली का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। इससे यह बात निश्चित होती है कि राज्याश्रय के कारण अजमेर के कलाकारों ने किशनगढ़ शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। इन ठिकानों में अनेक कलाकार चित्रण करते थे, जिनमें से जूनिया का चाँद, सावर का तैयब, नौत का रामसिंह भाटी, जालजी एवं नारायण भाटी खरवा से, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाबख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार सैकड़ों चित्रकार अजमेर और अजमेर के आसपास के महत्वपूर्ण ठिकानों में चित्रकारी करते रहे हैं। अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में उपलब्ध होते हैं, जिन पर कलाकार का नाम और तिथि अंकित है। सन 1698 ईस्वी में चांद कलाकार द्वारा निर्मित राजा पाबूजी सामंत अजमेर शैली का सुंदर व्यक्ति चित्र है। चित्र 48 चांद द्वारा निर्मित अन्य चित्र अजमेर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राज्य के संग्रहालयों में भिनाय, मसूदा ठिकानों के भी चित्र उपलब्ध है। चित्र 48 अजमेर, राजा पाबूजी, चांद कलाकार।